एक रिएक्टर जो अपनी तय उम्र से दशकों आगे निकल चुका था, जिसका ईंधन एक दिन अचानक बंद कर दिया गया, जिसे दुनिया ने कई बार मरा हुआ मान लिया, वो रिएक्टर आज भी चल रहा है। फरवरी 2026 में जब उस रिएक्टर की बिजली एक बार फिर भारत के नेशनल ग्रिड में दौड़ी, तो वो सिर्फ एक मशीन का दोबारा चालू होना नहीं था, वो 60 साल पुराने एक सपने की जिद थी जो आज भी जिंदा है। आप देख रहे हैं द ब्लूप्रिंट हिंदी, जहां हम बताते हैं मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वो कहानियां जो देशों, शहरों और भविष्य को जोड़ती हैं। यह कहानी है तारापुर की। महाराष्ट्र के पालघर जिले में अरब सागर के किनारे बसी वो जमीन जहां भारत ने पहली बार परमाणु से बिजली बनाने का सपना देखा था। यह सिर्फ एक पावर स्टेशन की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है जब एक नया आजाद देश अंधेरे से लड़ रहा था और एक वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि इस लड़ाई का जवाब परमाणु के पास है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश की बिजली उत्पादन क्षमता महज 1362 मेगावाट थी। करोड़ों लोग अंधेरे में थे। शहरों में भी बिजली कटौती आम बात थी। नेहरू की सरकार जानती थी कि अगर देश को आगे ले जाना है तो बिजली चाहिए, बहुत सारी बिजली। पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग लग रहे थे, कारखाने खुल रहे थे, लेकिन बिजली का संकट गहरा होता जा रहा था। कोयला था, पानी था, लेकिन दोनों की भी सीमाएं थीं। तब एक आदमी था, होमी जहांगीर भाभा, जो कह रहा था कि असली जवाब परमाणु ऊर्जा में है। भाभा सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे। 1954 में उन्होंने भारत की परमाणु ऊर्जा का 3 चरणीय नक्शा खींचा था। पहले आयातित रिएक्टर, फिर स्वदेशी भारी पानी रिएक्टर और अंत में थोरियम आधारित स्वतंत्र ऊर्जा। उनका सपना था कि भारत एक दिन दुनिया में परमाणु ऊर्जा के मामले में खुद पर निर्भर हो जाए। लेकिन वो दिन आने से पहले पहला कदम उठाना था, और वो पहला कदम था तारापुर। 1960 में भारत सरकार ने दुनिया के सामने एक टेंडर रखा, भारत का पहला परमाणु पावर स्टेशन बनाने का टेंडर। यह टेंडर कोई छोटा ऐलान नहीं था। दुनिया के 7 देशों ने इसमें रुचि दिखाई। अमेरिका से 3 बोलियां आईं, ब्रिटेन से 2, फ्रांस और कनाडा से 1-1। हर देश चाहता था कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर उनकी तकनीक से बने। आखिरकार अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का प्रस्ताव चुना गया और इसके साथ शुरू हुई एक ऐसी कूटनीतिक यात्रा जो इंजीनियरिंग जितनी ही जटिल थी। अब सवाल था, यह पावर स्टेशन बनेगा कहां? यह फैसला इतना आसान नहीं था। परमाणु पावर स्टेशन के लिए जगह चुनना एक बेहद संवेदनशील और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने कई मानदंड तय किए। भूकंपीय स्थिरता, कम आबादी वाला इलाका, असीमित ठंडे पानी की उपलब्धता और साथ ही बड़े औद्योगिक केंद्रों से ज्यादा दूरी भी ना हो। जब ये सारी शर्तें एक साथ रखी गईं, तो एक नाम उभर कर आया, तारापुर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में अरब सागर के तट पर बसा तारापुर। यह जगह हर मायने में सही थी। यहाँ की जमीन भूकंपीय दृष्टि से अपेक्षाकृत स्थिर थी, आबादी कम थी और सबसे बड़ी बात, अरब सागर का अथाह पानी रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए वहां मौजूद था। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के लिए ठंडे पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है और समुद्र से सटी यह जमीन उस जरूरत को पूरी तरह पूरा करती थी। साथ ही बोईसर रेलवे स्टेशन पास था, जिससे निर्माण सामग्री और मशीनें पहुंचाना आसान होता। तारापुर का चुनाव इत्तेफाक नहीं था, यह गहरी सोच का नतीजा था। अब जमीन तय हो चुकी थी। अगला कदम था समझौता। दिसंबर 1963 में भारत, अमेरिका और आईएईए के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हुए, जिसे 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने वादा किया कि वो 30 साल तक तारापुर को समृद्ध यूरेनियम ईंधन की आपूर्ति करेगा। अमेरिकी सरकार ने $80 मिलियन का कर्ज महज 0.75% ब्याज पर दिया। उस जमाने में यह एक असाधारण रूप से उदार शर्त थी। 8 मई 1964 को भारत सरकार और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच निर्माण अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। जनरल इलेक्ट्रिक को टर्नकी ठेकेदार बनाया गया और बेक्टेल कॉरपोरेशन को इंजीनियरिंग व निर्माण का काम सौंपा गया। अक्टूबर 1964 में तारापुर की उस जमीन पर पहली बार निर्माण की धड़कन सुनाई दी। अरब सागर की हवाएं उस दिन जो देख रही थीं, वो इतिहास की शुरुआत थी। एक ऐसे देश का पहला परमाणु पावर स्टेशन बनना शुरू हो रहा था
जो सिर्फ 17 साल पहले आजाद हुआ था। अक्टूबर 1964। महाराष्ट्र के उस तटीय इलाके में जहां कुछ महीने पहले तक सिर्फ झाड़ियां, मछुआरों की बस्तियां और अरब सागर की नमकीन हवाएं थीं, वहां अचानक एक अलग तरह की हलचल शुरू हुई। भारी मशीनें आईं, सर्वेक्षण दल आए और सैकड़ों मजदूर आए, देश के कोने कोने से। यह सिर्फ एक निर्माण स्थल नहीं था, यह भारत का पहला परमाणु सपना जमीन पर उतरने की शुरुआत थी। तारापुर की जमीन पर सबसे पहला काम था साइट को तैयार करना। बेक्टेल कॉरपोरेशन के इंजीनियरों ने पूरे इलाके का विस्तृत सर्वेक्षण किया। मिट्टी की जांच हुई, भूमिगत चट्टानों की परतें समझी गईं। परमाणु पावर स्टेशन की नींव किसी आम इमारत जैसी नहीं होती। यहां हर सेंटीमीटर की गणना होती है, क्योंकि नीचे जो बनेगा उसमें परमाणु विखंडन की अकूत ऊर्जा समाई होगी। जमीन की भार वहन क्षमता, भूकंपीय कंपनों से निपटने की शक्ति और भूजल स्तर, इन सब की परीक्षा के बाद ही नींव का डिजाइन तय हुआ। तारापुर साइट लगभग 250 एकड़ में फैली थी और यह अरब सागर तट से सटी थी। इस तटीय स्थिति का सबसे बड़ा फायदा था असीमित समुद्री जल, जो रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए चाहिए था। BWR यानी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर को काम करने के लिए बड़ी मात्रा में ठंडे पानी की जरूरत होती है। अरब सागर से सीधे पानी खींचने के लिए समुद्र तट की तरफ विशेष इनटेक चैनल बनाए गए। यह इंजीनियरिंग का वो हिस्सा था जो बाद में दशकों तक रिएक्टर की जीवन रेखा बना रहा। निर्माण का काम दो समानांतर दुनियाओं में चल रहा था। एक तरफ अमेरिकी इंजीनियरों की कॉलोनी थी। बेक्टेल ने खुद उनके लिए एक टाउनशिप बनाई, जिसमें साफ सुथरे घर, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और एक कमिश्नरी थी। दूसरी तरफ भारतीय मजदूरों और कर्मचारियों की अपनी बस्ती थी। किसी भी समय साइट पर लगभग 70 अमेरिकी इंजीनियर और तकनीशियन होते थे, जो भारतीय श्रमिकों की बड़ी फौज की निगरानी करते थे। भारत के कोने कोने से महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार मजदूर यहां आए थे। उस दौर की एक न्यूज लेटर तारापुर रिपोर्टर में जिक्र आता है कि जब एक अंक में गोवा का उल्लेख छूट गया तो गोवा के मजदूरों ने शिकायत भेजी। यह छोटा सा किस्सा बताता है कि इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों को अपने इस काम पर कितना गर्व था। लेकिन यह गर्व और यह काम बिना तकलीफ के नहीं था। 1966 में एक ऐसी घटना हुई जो इस निर्माण की कहानी का एक दर्दनाक अध्याय बन गई। उस वक्त के मशहूर श्रमिक नेता जॉर्ज फर्नांडिस, जो बाद में भारत के रक्षा मंत्री बने, और उनकी बॉम्बे लेबर यूनियन ने बेक्टेल के मजदूरों को संगठित करने की कोशिश की। मजदूरों की मांगें थीं बेहतर वेतन, बेहतर काम की परिस्थितियां। लेकिन यह हड़ताल एक दुखद मोड़ पर पहुंच गई। पुलिस फायरिंग में 8 मजदूरों की जान गई और दर्जनों घायल हुए। यह तथ्य सरकारी और अमेरिकी दस्तावेजों में दर्ज है। तारापुर की नींव में सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं थे, उसमें उन मजदूरों का खून और पसीना भी था जिन्होंने इसे बनाया। जमीन के ऊपर इमारतें उठने लगीं और जमीन के नीचे एक बेहद जटिल संरचना आकार ले रही थी। BWR एक डिजाइन के तहत रिएक्टर के चारों तरफ एक खास प्राइमरी कंटेनमेंट बनाया गया, जिसे ड्राई वेल, सप्रेशन पूल और कॉमन चैम्बर के 3 हिस्सों में विभाजित किया गया था। सप्रेशन पूल में 1500 घन मीटर पानी भरा जाता था। किसी दुर्घटना की स्थिति में यह पानी रिएक्टर के दबाव को नियंत्रित करने का काम करता। यह ढांचा स्टील और प्रबलित कंक्रीट से बनाया गया और इसके ऊपर एक बड़ी रिएक्टर बिल्डिंग खड़ी की गई, जो बाहरी दुनिया से रिएक्टर को सुरक्षित रखती थी। मई 1966 में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। प्राइमरी कंटेनमेंट के ड्राइवेल का सिर स्थापित किया गया। यह उस विशाल इस्पाती संरचना का ऊपरी हिस्सा था जो रिएक्टर प्रेशर वेसल को घेरेगा। उसी दौर में रिएक्टर प्रेशर वेसल, जो अमेरिकी कंपनी कंबशन इंजीनियरिंग ने बनाया था, साइट पर पहुंचा और उसकी स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई। यह एक विशाल बेलनाकार स्टील का पोत था, जिसकी दीवारें मोटी थीं और अंदर से संक्षारण रोधी परत से ढकी हुई थीं। इसे ही रिएक्टर का दिल कहा जा सकता है। यहीं परमाणु ईंधन रखा जाएगा, यहीं विखंडन होगा, यहीं से बिजली पैदा करने वाली भाप उठेगी। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तारापुर निर्माण स्थल का दौरा किया। उस दौर की तस्वीरों में वो रिएक्टर वेसल की स्थापना देख रही हैं। चारों तरफ इंजीनियरों की भीड़ है और हवा में एक अनोखा उत्साह है।
यह सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं था, यह नए भारत की पहचान बन रहा था। साइट पर एक और काम चल रहा था जो उतना ही जरूरी था, भारतीय ऑपरेटरों और इंजीनियरों की ट्रेनिंग। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जनरल इलेक्ट्रिक की सुविधाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा था। यह समझौते का एक अहम हिस्सा था। अमेरिका तकनीक दे रहा था, लेकिन भारत उसे अपनाकर खुद चलाएगा। 1964 से 65 से ही बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे थे, ताकि जब रिएक्टर चालू हो तो इसे चलाने वाले हाथ भारतीय हों। 1967 के अंत तक तारापुर का नजारा बदल चुका था। जहां कुछ साल पहले सिर्फ कच्ची जमीन थी, वहां अब विशाल प्रबलित कंक्रीट की इमारतें खड़ी थीं। रिएक्टर बिल्डिंग, टरबाइन बिल्डिंग, सर्विस बिल्डिंग, कंटेनमेंट कूलिंग बिल्डिंग, रेड वेस्ट प्रोसेसिंग बिल्डिंग, एक के बाद एक संरचनाएं जमीन पर उगती जा रही थीं। यह सब प्रबलित कंक्रीट से बनाया गया था, भूकंप की परिस्थितियों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया। और इन सब के बीच 2 रिएक्टर बिल्डिंगें, जिनके अंदर वो विशाल प्रेशर वेसल विराजमान थे जो जल्द ही परमाणु की आग से जागने वाले थे। 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तारापुर का दौरा किया और निर्माण की प्रगति देखी। उनका यह दौरा इस बात का प्रतीक था कि देश की सर्वोच्च सत्ता इस परियोजना पर कितना ध्यान दे रही थी। उस दौर में तारापुर सिर्फ एक पावर स्टेशन नहीं था, वो नए भारत की आत्मविश्वास की कहानी थी। अब निर्माण का सबसे नाजुक और जटिल चरण शुरू हो रहा था, मशीनी तंत्र की स्थापना। तारापुर के BWR-1 रिएक्टर का सिद्धांत एक विशेष और सरल तर्क पर टिका था। रिएक्टर प्रेशर वेसल के अंदर यूरेनियम ईंधन की छड़ें लगाई जाती हैं। इन ईंधन छड़ों के आसपास पानी बहता है। यही पानी एक साथ शीतलक भी है और न्यूट्रॉन मंदक भी। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में जब यूरेनियम के परमाणु टूटते हैं तो प्रचंड ऊष्मा निकलती है। इस ऊष्मा से पानी उबलता है और सीधे भाप बनती है। यह भाप सीधे टरबाइन पर जाती है, टरबाइन घूमता है, जनरेटर चलता है और बिजली बनती है। BWR की खासियत यह है कि इसमें कोई अलग स्टीम जनरेटर नहीं होता, रिएक्टर के अंदर ही भाप बनती है। इस सीधे चक्र की वजह से डिजाइन अपेक्षाकृत सरल था। 1967 से 68 में साइट पर न्यूट्रॉन मॉनिटर और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों की ढुलाई और स्थापना हो रही थी। ये उपकरण भारी और विशाल थे। इनके परिवहन और स्थापना के लिए विशेष क्रेनों और उपकरणों का इस्तेमाल हुआ। जनवरी 1969 में एक ऐतिहासिक काम हुआ, ईंधन लोडिंग। अमेरिका से आया समृद्ध यूरेनियम ईंधन तारापुर पहुंचा और भारतीय और अमेरिकी इंजीनियरों की टीम ने मिलकर सावधानी के साथ ईंधन असेंबलियों को रिएक्टर प्रेशर वेसल में स्थापित किया। यह काम बेहद सटीकता से होता है। हर ईंधन छड़, हर कंट्रोल रॉड अपनी निर्धारित जगह पर। इसके बाद रिएक्टर का ढक्कन, जिसे फ्लैंज्ड और गैस्केटेड अपर हेड कहते हैं, बंद किया गया। 31 अक्टूबर 1968 को तारापुर के रिएक्टरों ने पहली बार क्रिटिकलिटी हासिल की, यानी परमाणु विखंडन की स्वनिर्भर श्रृंखला अभिक्रिया पहली बार शुरू हुई। यह वो क्षण था जब रिएक्टर पहली बार जागा। भौतिकी की भाषा में जब एक यूरेनियम परमाणु टूटता है और जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो ठीक उतने ही अगले परमाणुओं को तोड़ते हैं जितने जरूरी हैं, न ज्यादा न कम। तो इसे क्रिटिकलिटी कहते हैं। यह परमाणु ऊर्जा की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। उस दिन तारापुर के कंट्रोल रूम में बैठे भारतीय और अमेरिकी इंजीनियरों के चेहरों पर एक अलग ही भाव रहा होगा। वर्षों की मेहनत का पहला असली फल। इसके बाद शुरू हुई क्रमिक शक्ति वृद्धि की प्रक्रिया। धीरे धीरे रिएक्टर की शक्ति बढ़ाई जाने लगी। हर चरण में परीक्षण होते, हर प्रणाली की जांच होती। कंट्रोल रूम, जो दोनों यूनिटों के लिए साझा था, में इंजीनियर और ऑपरेटर तमाम पैमानों पर नजर रखते। अरब सागर से लाया पानी कंडेंसर को ठंडा करता और भाप टरबाइन को चलाती रहती। 1 अप्रैल 1969 को यूनिट 1 पहली बार राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया और उस दिन पहली बार एशिया में परमाणु विखंडन से बनी बिजली किसी ग्रिड में दौड़ी। 8 मई 1969 को यूनिट 2 भी ग्रिड से जुड़ा। यह वो तारीख थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। 28 अक्टूबर 1969 को दोनों यूनिट आधिकारिक रूप से व्यावसायिक संचालन में आ गए। भारत का पहला परमाणु पावर स्टेशन, एशिया के पहले बॉइलिंग वाटर रिएक्टर,
प्रत्येक यूनिट की क्षमता 210 मेगावाट थी। 19 जनवरी 1970 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। उस समय यह न केवल भारत की बल्कि पूरे एशियाई उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन इकाई थी। तारापुर के इस परिसर में टरबाइन बिल्डिंग, रिएक्टर बिल्डिंग, सर्विस बिल्डिंग और रेडियो एक्टिव कचरा प्रसंस्करण इकाई सब एक सुनियोजित क्रम में बने थे। दोनों यूनिटों की कई सेवाएं और सुविधाएं साझा थीं। इससे जगह और लागत दोनों की बचत हुई। समुद्र की तरफ बने इनटेक पंप हाउस से अरब सागर का पानी सतत बहता था। रिएक्टर की ऊष्मा को समुद्र में ले जाकर छोड़ता था। 120 मीटर ऊंचा मौसम विज्ञान टावर भी बनाया गया था जो हवा और वातावरण की निगरानी करता था। भारत ने एक ऐसी तकनीक को अपनाया और सफलतापूर्वक चालू किया जिसे उस समय दुनिया के मात्र कुछ देश ही जानते थे। यह यात्रा यहां से आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि अगले ही 5 साल में एक ऐसा राजनीतिक भूकंप आने वाला था जो तारापुर के भविष्य को हिला देगा। 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण की रेत में एक भूमिगत धमाका हुआ। स्माइलिंग बुद्धा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया था। दुनिया हिल गई, लेकिन इस परीक्षण का सबसे सीधा और तात्कालिक असर पड़ा तारापुर पर। वो पावर स्टेशन जो अमेरिकी तकनीक पर, अमेरिकी ईंधन पर और अमेरिकी समझौते पर खड़ा था, उसकी ईंधन आपूर्ति संकट में आ गई। 1963 के समझौते में अमेरिका ने 30 साल तक यानी 1993 तक समृद्ध यूरेनियम देने का वादा किया था, लेकिन पोखरण के बाद अमेरिका ने यह आपूर्ति रोकना शुरू कर दिया। यह सिर्फ ईंधन बंद होने की बात नहीं थी। अमेरिका ने परमाणु तकनीक के हस्तांतरण पर रोक लगाई, रिएक्टर के पुर्जे मिलना मुश्किल हो गए और तारापुर एक ऐसी स्थिति में आ गया जहां उसके पास सीमित ईंधन था और अनिश्चित भविष्य। भारत पर दबाव था कि वो एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करे, जिसे भारत ने अपनी संप्रभुता के साथ असंगत मानकर अस्वीकार कर दिया। उस दौर में तारापुर के रिएक्टर ईंधन बचाने के लिए कम क्षमता पर चलाए जाने लगे। ऊर्जा उत्पादन की रफ्तार धीमी हुई, लेकिन रिएक्टर बंद नहीं हुए। इस संकट के जवाब में भारत ने जो रणनीति अपनाई वो दूरदर्शिता की मिसाल थी। फ्रांस ने 1982 से तारापुर को समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति शुरू की। बाद में 1993 में फ्रांस ने भी पूर्ण सुरक्षा शर्तों के चलते आपूर्ति रोकी। तब 1995 में चीन की चाइना न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री कॉरपोरेशन से यूरेनियम ईंधन मिला। बाद में रूस के रोसाटॉम की सहायक कंपनी टीवीएल ने भी आपूर्ति की। यानी एक ऐसा रिएक्टर जो अमेरिकी ईंधन पर शुरू हुआ था, उसने फ्रांस, चीन और रूस के ईंधन से भी दशकों तक बिजली बनाई। यह भारत की कूटनीतिक लचीलेपन की भी कहानी है, लेकिन तारापुर के BWR रिएक्टरों की अपनी तकनीकी मुश्किलें भी थीं। 1980 के दशक में स्टीम जनरेटर की ट्यूबों में बार बार रिसाव की समस्या आने लगी। यह समस्या बढ़ती गई और 1984 में एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। दोनों यूनिटों की क्षमता 210 मेगावाट से घटाकर 160 मेगावाट कर दी गई। सेकेंडरी स्टीम जनरेटरों को अलग कर दिया गया। यह फैसला एक बड़ी इंजीनियरिंग समझौता थी, लेकिन इसी से रिएक्टरों की आयु बढ़ी। 1995 में एक रेडियोधर्मी जल रिसाव की घटना भी दर्ज हुई। इन तमाम परेशानियों के बावजूद तारापुर चलता रहा। यही इस रिएक्टर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसी दौर में भारत ने एक और बड़ा सबक सीख लिया था, आयातित तकनीक पर निर्भरता से आजादी। 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद इंदिरा गांधी ने प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर यानी PHWR कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया। PHWR की खासियत थी कि यह प्राकृतिक यूरेनियम पर चलता था। कोई समृद्धिकरण नहीं, कोई अमेरिकी ईंधन पर निर्भरता नहीं। भारत में यूरेनियम था और भारी पानी बनाने की क्षमता विकसित हो रही थी। बाबा की 3 चरणीय योजना का पहला चरण यही था और अब वो रास्ता तेज हो गया था। 1984 से BARC और NPCIL ने मिलकर एक बड़े स्वदेशी PHWR का डिजाइन शुरू किया, 540 मेगावाट का। यह 220 मेगावाट के पुराने कैनेडियन प्रेरित डिजाइन से काफी बड़ा था और पूरी तरह भारतीय इंजीनियरिंग का परिणाम। वर्षों की तैयारी के बाद 2000 में तारापुर की उसी जमीन पर
जहां 1964 में पहले रिएक्टरों की नींव खुदी थी, यूनिट 3 और यूनिट 4 का निर्माण शुरू हुआ। यूनिट 4 का निर्माण मार्च 2000 में और यूनिट 3 का मई 2000 में शुरू हुआ। इस बार ठेकेदार अमेरिकी नहीं थे, भारतीय थे। लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T ने मुख्य संयंत्र के सिविल कार्य, सर्विस वाटर सिस्टम, प्राइमरी स्टीम पाइपिंग और HVAC पैकेज संभाले। गैमन इंडिया और अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी निर्माण में शामिल थे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL ने सभी चारों यूनिटों के स्टीम जनरेटर डिजाइन किए। यह एक ऐसा दृश्य था जो 1964 से बिल्कुल उलटा था। तब 70 अमेरिकी इंजीनियर हजारों भारतीय मजदूरों की देखरेख करते थे। अब भारतीय कंपनियां खुद इस साइट की कमान थाम रही थीं। PHWR 540 का इंजीनियरिंग डिजाइन BWR से बिल्कुल अलग था। यह एक क्षैतिज दबाव ट्यूब रिएक्टर था, जिसमें ईंधन बंडल क्षैतिज दबाव नलियों में रखे जाते हैं। भारी पानी मंदक और शीतलक दोनों का काम करता है और 2 अलग अलग स्वतंत्र शटडाउन प्रणालियां होती हैं। इसकी एक बड़ी खासियत थी, ऑन पावर रिफ्यूलिंग, यानी रिएक्टर चलते चलते ईंधन बदला जा सकता था। इससे बिजली उत्पादन में रुकावट न्यूनतम होती थी। 5 साल के भीतर यूनिट 4 ने जून 2005 में ग्रिड से कनेक्शन लिया और 12 सितंबर 2005 को व्यावसायिक संचालन शुरू हुआ। तय समय से 7 महीने पहले और तय लागत के अंदर। यूनिट 3 ने जून 2006 में ग्रिड से कनेक्शन लिया और 18 अगस्त 2006 को चालू हुई, तय समय से 5 महीने पहले। यह वो पल था जब तारापुर की जमीन पर 1960 में लगाया गया सपना अपने सबसे परिपक्व रूप में सामने आया। वो साइट जो एक बार पूरी तरह अमेरिकी तकनीक पर निर्भर थी, अब 4 रिएक्टरों का घर बन चुकी थी। 2 आयातित, 2 पूरी तरह स्वदेशी। मार्च 2018 तारापुर यूनिट 1 में रख रखाव का काम चल रहा था। तभी अचानक एक विस्फोट हुआ। बॉयलर में धमाका, आग की लपटें, चिमनी को नुकसान। 3 लोगों की जान गई, 12 से ज्यादा घायल हुए। यह खबर देश को हिला गई। फिर जनवरी 2020 में यूनिट 2 को भी सुरक्षा के मद्देनजर बंद करना पड़ा। जब दोनों यूनिटों की प्राइमरी रिसर्कुलेशन पाइपिंग की जांच हुई तो एक गंभीर खोज हुई। वेल्ड जोड़ों में इंटरग्रेन्युलर स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग यानी IGSCC की समस्या मिली। यह एक ऐसी घटना है जो पुराने BWR रिएक्टरों में दुनिया भर में देखी गई है, जब उम्रदराज ऑस्टेनेटिक स्टील पाइपिंग के वेल्ड क्षेत्रों में दानेदार सीमाओं पर दरारें पड़ने लगती हैं। NPCIL के सामने एक बड़ा फैसला था। कुछ लोगों की राय थी, इन पुराने रिएक्टरों को बंद कर दो। ARB के पूर्व निदेशक A गोपाल कृष्णन ने कहा कि फुकुशिमा रिएक्टरों से भी पुराने ये रिएक्टर बंद कर देने चाहिए। लेकिन NPCIL और ARB ने वैज्ञानिक आकलन किया। रिएक्टर प्रेशर वेसल की सामग्री परीक्षण में पाया गया कि वो अभी 60 प्रभावी पूर्ण शक्ति वर्ष तक काम कर सकती है, जबकि अब तक केवल लगभग 20 प्रभावी पूर्ण शक्ति वर्ष ही पूरे हुए हैं। फैसला हुआ, रिएक्टर बंद नहीं होंगे, बल्कि उनका पुनर्जीवन होगा। इस पुनर्जीवन की योजना ऐतिहासिक थी। पूरी प्राइमरी रिसर्कुलेशन पाइपिंग और अन्य क्लास 1 पाइपिंग को पूरी तरह बदला जाना था। यह काम भारत में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यह काम NPCIL ने एक मुंबई स्थित भारतीय कंपनी कोर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड को सौंपा। नई पाइपें ASAME मानक SA 312 SS 316 LN स्टेनलेस स्टील से बनाई गईं, जो पुरानी पाइपों से कहीं ज्यादा संक्षारण रोधी थीं। लेकिन चुनौती सिर्फ नई पाइपें लगाना नहीं था, काम रेडियो एक्टिव जोन में होना था। पुरानी पाइपिंग काटनी थी, नई लगानी थी, और यह सब उस इमारत के अंदर जहां हर कदम नियंत्रित था। इस काम के लिए एक अनोखी तकनीक अपनाई गई। पूरी रिएक्टर बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से का हाई प्रिसीजन 3D लेजर स्कैनिंग की गई। इस स्कैनिंग से बने डिजिटल मॉडल के आधार पर एक अनुपात, एक पैमाने पर एक मॉकअप स्ट्रक्चर बनाया गया, ताकि इंजीनियर असली रिएक्टर बिल्डिंग में काम करने से पहले उसी परिस्थिति में अभ्यास कर सकें। यह भारतीय परमाणु इंजीनियरिंग की परिपक्वता का प्रमाण था। साथ ही टरबाइन जनरेटर सिस्टम की मरम्मत हुई, विद्युत प्रणालियों में सुधार हुए, सुरक्षा प्रणालियां अद्यतन हुई और कंट्रोल सिस्टम आधुनिक बनाया गया। यह पूरी प्रक्रिया वर्षों चली।
30 दिसंबर 2025 को तारापुर यूनिट 1 ने दोबारा क्रिटिकलिटी हासिल की, यानी परमाणु विखंडन की स्वनिर्भर श्रृंखला अभिक्रिया फिर से शुरू हुई। लगभग 6 साल बाद यह रिएक्टर फिर जागा था। 29 जनवरी 2026 को ग्रिड से पहली बार जोड़ा गया, लेकिन टरबाइन में एक खामी मिली और कनेक्शन फिर काटना पड़ा। इंजीनियरों ने जल्द सुधार किया और फरवरी 2026 में यूनिट 1 दोबारा राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ा, इस बार पूरी तरह अपनी रेटेड क्षमता पर। एनपीसीआईएल ने ऐलान किया, TAPS 1 अपनी दूसरी पारी में वापस आ गया है, नई ताकत के साथ। यूनिट 2 के लिए भी यही काम उन्नत चरण में था। यह महज एक रिएक्टर का दोबारा चालू होना नहीं था, यह उस विरासत की निरंतरता थी जो 1964 में अरब सागर के किनारे एक कच्ची जमीन पर शुरू हुई थी। सितंबर 2019 तक तारापुर पूरे परिसर ने 193 अरब यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया था और अकेले यूनिट 1 और यूनिट 2 ने मिलकर 98 अरब यूनिट से ज्यादा। अपने पूरे जीवन काल में TAPS 1 और TAPS 2 ने 1 लाख मिलियन यूनिट से ज्यादा स्वच्छ बिजली बनाई और 8 करोड़ 60 लाख टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका। यह संख्याएं सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह उस जिद की कहानी है जो एक रिएक्टर ने अपनी तय उम्र से कहीं आगे जाकर निभाई। और तारापुर की कहानी यहां रुकती नहीं। भारत सरकार ने 2025 से 26 के बजट में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर चालू करने का लक्ष्य रखा है। और इन SMR के पहले प्रोटोटाइप के लिए चुना गया स्थान एक बार फिर तारापुर है। BSMR 200 यानी 200 मेगावाट का भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और 55 मेगावाट का SMR 55 दोनों के लिए तारापुर को चुना गया है। जो जमीन 1964 में अमेरिकी रिएक्टरों की नींव से जागी थी, वो अब भारत के अगली पीढ़ी के परमाणु सपनों की भूमि बनने जा रही है। तारापुर की यह यात्रा सिर्फ एक पावर स्टेशन की यात्रा नहीं है, यह उस भारत की यात्रा है जो 1947 में अंधेरे से लड़ रहा था, जिसने 1964 में परमाणु का दरवाजा खटखटाया, 1974 में ईंधन संकट झेला, 2006 में खुद के रिएक्टर बनाए और 2026 में अपने सबसे पुराने रिएक्टर को नई जिंदगी देकर ग्रिड से जोड़ दिया। होमी भाभा का वो सपना जो उन्होंने 1944 में एक पत्र में लिखा था, आज भी तारापुर की हर यूनिट में धड़क रहा है। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो भारत की असली इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज जानना चाहते हैं। दी ब्लूप्रिंट हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम किसी और मेगा स्ट्रक्चर की कहानी लेकर आए तो आप सबसे पहले जानें।